जी बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शराज। हम पढ़े हैं फार्माकोग्नोजी। और बच्चों, हम फार्माकोग्नोजी में आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स। ठीक है, थोड़ा सा हम एंजाइम्स को डिस्कस कर लेते हैं, एंजाइम्स को देख लेते हैं, एंजाइम्स को समझ लेते हैं। हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं हमारी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है अपने पिछले लेक्चर्स में, हम उसको थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं। कंक्लूड करने के बाद फिर हम अपने चैप्टर को बाकायदा आगाज़ करेंगे। बच्चों, हमने कुछ साइकिल्स पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट्स के, जिसमें क्रेब्स साइकिल था, ग्लाइकोलाइसिस था। हमने उसमें देखा था कि एक ग्लूकोज से मामला आगाज़ हुआ, पाइरुवेट पे एंड हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो थी वो बनी। और कोई भी साइकिल, कोई भी सर्कल, कोई भी ऐसी चीज़ अपने एंजाइम्स के बगैर मुकम्मल नहीं हो रहे थे। हमने हर स्टेप का, हर जगह का एक मखसूस एंजाइम देखा था। एंजाइम ऐसी चीज़ जो आपको हेल्प करे, जो हमारे सिस्टम को हेल्प करे एक केमिकल कंपाउंड से दूसरी फार्मूलेशन में चेंज करने में, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी प्रॉब्लम के और बगैर किसी गैर ज़रूरी डिले के। अगर जिस्म के एंजाइम्स और हमारे हार्मोन्स सही काम कर रहे हैं तो जिस्म का फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो हम वो रिएक्शन किसी भी सूरत में परफेक्शन की तरफ नहीं लेके जा सकते। एंजाइम्स थे, फिर उनके साथ कुछ को एंजाइम्स भी थे, हेल्पर एंजाइम्स, वर्कर्स जो असिस्ट करते हैं। जैसे कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री अपने वर्कर्स के बगैर, अपने कोवर्कर्स के बगैर अधूरी होती है। कोई भी इदारा जो है वो अपने स्टूडेंट्स के बगैर, अपने टीचर्स के बगैर अधूरा होता है। इसी तरह कुदरत का भी ये एक निज़ाम है कि एक कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, एक प्रोडक्ट जो बन रहा है जिस्म के अंदर मुख्तलिफ साइकिल्स की सूरत में, वो केमिकल्स की मौजूदगी में और उनके साथ जो उनके कन्वर्टर पार्टनर जो है एंजाइम्स, अगर वो मौजूद नहीं होंगे, डिफ़ॉल्टेड होंगे तो प्रॉब्लम होगा। अगर वो एक्टिव होंगे तो हर चीज़ एक्टिवली परफॉर्म होगी। वर्कर जिनके को एंजाइम्स हैं, को एंजाइम्स डिसाइड करते हैं कि किसी भी साइकिल की मौत हो जाए या किसी भी साइकिल की ज़िंदगी बाकी रखनी है, वो डिपेंड कर रहा होता है को एंजाइम्स के ऊपर। जैसे कि हमने NAD, NADPH और FAD और इस तरह की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी कि जो एंजाइम्स को हेल्प कर रहे होते हैं। फिर बच्चों, हमने ये भी देखा था कि एक टर्म हमने यूज़ की थी सबस्ट्रेट की। सबस्ट्रेट मीन के एंजाइम्स और को एंजाइम जिस चीज़ के ऊपर अमल कर रहे होते हैं उसे सबस्ट्रेट बोलते हैं। कहीं आपने मैट्रिक में छोटी क्लासेस में लॉक एंड की मैकेनिज़्म पढ़ा होगा, जिसको मैं सादा लफ्ज़ों में अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे एक ताला है और उसकी एक चाबी होती है। उसकी मखसूस चाबी आप यूज़ करेंगे तो वो ताला खुल जाएगा। अगर मखसूस चाबी नहीं है तो दुनिया जहान की जितनी भी चाबी आप उस पर लगा के देखेंगे वो ताला नहीं खुलेगा। इसको बोलते हैं लॉक एंड की मैकेनिज़्म। एंजाइम अपने सबस्ट्रेट पे या जिस चीज़ के ऊपर वो एक्ट कर रहा है, जिस चीज़ पे काम कर रहा है, अगर वो उसके साथ कंपेटिबल नहीं है, अगर वहाँ पे ताला, सही ताला और सही चाबी सिस्टम नहीं है, तो वो एंजाइम उस सिस्टम के लिए बेकार होगा, वो सबस्ट्रेट उस एंजाइम के लिए बेकार होगा। ये दोनों एक दूसरे के लिए जब बेकार हो जाएंगे तो वो सारे के सारे सीक्वेंस का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अमल ही नहीं हो सकेगा। जब एक अमल प्रैक्टिकल केमिकल प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा तो वो आगे, उसने आगे क्या जाना, वो वहीं पर ही डिस्ट्रप्शन या किस डिस्टर्बेंस का शिकार हो गए, इनएक्टिवेशन का शिकार हो गए, प्रॉब्लम्स का शिकार हो गए। सबस्ट्रेट का प्रॉपर अप्रोप्रिएट होना, एंजाइम का अप्रोप्रिएट होना और कोएंजाइम का अप्रोप्रिएट होना, ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है जो बॉडी के साथ होता है। ये जब तक बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं, हर चीज़ ठीक चल रही होती है, जब इनमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, कभी की ख़राब हो गई, कभी लॉक ख़राब हो गया, कभी वर्कर ख़राब हो गया, उसने काम करने से इनकार कर दिया, डिस्टर्बेंस आ गई, फ्लो ख़राब हो गया, तो बहुत सारे प्रॉब्लम से जनरेट हो जाते हैं। बच्चों, एंजाइम्स, अभी हम आज के दिन में कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देख लेते हैं, क्योंकि आगे हमने बहुत कंसेप्चुअल लेक्चर देखने हैं, सादा से लेक्चर देखने हैं, जिसमें हमने अपने कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर रखने हैं ताकि हमें तमाम प्रोसेसेस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। तो हम आज एक शॉर्ट से लेक्चर में इन तमाम चीज़ों की टर्मिनोलॉजीज़ देख लेते हैं कि हमने अभी तक एंजाइम, सबस्ट्रेट और कोएंजाइम्स और केमिकल्स और कंपाउंड्स और ये चीज़ें हमने देखी, ये एक्चुअली होती क्या है।
तो थोड़ी थोड़ी 5-5, 6-6 लाइनों की इनकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी और हमारे लिए आगे पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस सूरत हाल में सबसे पहली चीज़ हम देख रहे हैं एंजाइम्स। एंजाइम असल में हमने जिक्र तो सुना, ये होता क्या है? एन एंजाइम इज अ सब्सटेंस, ये एक चीज़ है दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। एट अ कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को बढ़ा देना या उसको ए से लेकर जेड तक ले जाना या उसको अपनी मंजिल मकसूद तक ले जाना। इन कहाँ? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। रेगुलेटिंग द रेट फ्लो, रफ्तार एट विच केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड विदाउट इटसेल्फ बीइंग ऑल्टर्ड इन द प्रोसेस। इसमें एंजाइम का अपना कोई नुकसान कोई नहीं हो रहा, उसके अंदर कोई केमिकल तब्दीली वाक़ई नहीं हो रही। ये बेसिकली केमिकल तब्दीली वाक़ई करा रहा है, अपने अंदर नहीं करने होने दे रहा है। एंजाइम इनर्ट है। इनर्ट उस चीज़ को कहते हैं जिसमें जो कि नुकसानदेह नहीं होता, जिसमें आप किसी किस्म की केमिकल तब्दीली वाक़ई होते नहीं देख सकते, वो अपने अंदर किसी किस्म की तब्दीली बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करने में अपना रोल प्ले करते हैं, इसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। ये रेट यानी फ्लो, केमिकल प्रोसेस की रफ्तार को बढ़ाने में या रेगुलेट करने में, कंट्रोल करने में प्रोसेस करते हैं। अगर नेचुरली किसी एक्शन के तहत या एक प्रोसेस के तहत अगर उसमें डिले भी करना पड़ जाए तो वहाँ भी ये एंजाइम अपना रोल प्ले करते हैं, अपना कोई नुकसान होने नहीं देते। विदाउट एंजाइम्स मैनी ऑफ दीज रिएक्शंस वुड नॉट टेक प्लेस। अंडरस्टूड है कि एंजाइम होगा तो केमिकल रिएक्शन होंगे, अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे एट परसेप्टिबल रेट। परसेप्टिबल जिस तनासुब के साथ या जिस उम्मीद के साथ होना चाहिए, तो वो पॉसिबल एंजाइम्स के बगैर नहीं हो सकता। एंजाइम कैटलाइज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म। सेलुलर मेटाबॉलिज्म हमने जिक्र किया था, एनाबॉलिज्म भी है, कैटाबॉलिज्म भी है, डिस्ट्रक्शन भी है, कंस्ट्रक्शन भी है। बड़े मॉलिक्यूल टूट के छोटों में कैटाबोलाइज हो जाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़े मॉलिक्यूल्स में जब चेंज होते हैं तो एनाबोलाइज हो जाते हैं। इन दोनों को मिला के हम मेटाबॉलिज्म की टर्म। एनर्जी की पैदावार के लिए मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस का होना ज़रूरी है और मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के लिए एंजाइम्स का होना ज़रूरी है। और एंजाइम्स का मौजूद होना, इससे मुराद ये है कि उसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होना, उसका ठीक होना, किसी किस्म का उसमें फॉल्ट का ना होना और सही लॉक के ऊपर सही चाबी का लगना, रेट को कंट्रोल करना, जो प्रोडक्ट जिसकी तवक्को होती है, हमारी परसेप्शन होती है कि ये बनना चाहिए, वो एंजाइम्स के बगैर नामुकम्मल होती है। सो एंजाइम एक ऐसा सब्सटेंस है जो कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में काम कर रहा होता है। रिएक्शन का जो रेट है, जो प्रोसेस का रेट है, जो उसका तनासुब और रफ्तार है केमिकल रिएक्शंस की, वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके बगैर किसी किस्म की तब्दीली या प्रोडक्ट का बनना बहुत मुश्किल या नामुमकिन होता है। एंजाइम्स के बगैर बहुत सारे रिएक्शन जिस रफ्तार के साथ मुतवक्किल हों वो नहीं हो पाते। सो एंजाइम्स कैटलाइज ऑल एस्पेक्ट्स। ये ऑल एस्पेक्ट्स का लफ्ज़ बहुत अहम है क्योंकि इसमें हर चीज़ आ जाती है, यानी कोई भी चीज़ केमिकल रिएक्शन की इंसान के जिस्म में केमिकल रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द एप्रोप्रिएट एंजाइम। कैटलिस्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है दैट कैन बी एडेड टू द रिएक्शन। एक रिएक्शन हो रहा है, उसमें हमने एक केमिकल डाल दिया कैटलिस्ट। हमने कैटलिस्ट क्यों डाला? हम चाहते हैं कि वो रिएक्शन ज़रा तेज़ी के साथ मुकम्मल हो जाए, इसमें कोई देर ना हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसकी स्पीड तेज़ रहे, हमारा रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है वो तेज़ हो जाए। कैटलिस्ट इटसेल्फ हमने जिक्र किया कि खुद कंज्यूम नहीं हो रहा होता, इसके अपने अंदर किसी किस्म की ऑल्ट्रेशन नहीं हो रही होती, कोई चेंज नहीं हो रही होती, बल्कि ये रिएक्शन के स्टेप ए से लेकर उसको जेड तक मुकम्मल करने में हेल्पफुल होते हैं। कैटलिस्ट टिपिकली स्पीड अप द रिएक्शन या फिर बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी।
या फिर चेंजिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सारा कुछ कैटलिस्ट कर रहा होता है। एक्टिवेशन यानी एक्टिविटी बढ़ाना, स्पीड अप द रिएक्शन, उसकी स्पीड को बढ़ाना, स्पीड को बढ़ाने से जो उसकी अपनी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द केमिकल रिएक्शन हो रही होती है उसको कम कर दिया जाता है। एक केमिकल प्रोसेस है जो कि स्टार्ट होता है ए से और एंड होता है जेड पर, उस रिएक्शन की अपनी एक एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर उसकी अपनी एनर्जी इतनी ज़्यादा है तो वो हो सकता है कि वो कैटलिस्ट को रोक दे काम करने से, या कैटलिस्ट की जो रफ्तार इंड्यूस हुई है उसको इफ़ेक्ट कर दे, ऑल्टर कर दे, उसको किसी किस्म की रुकावट देनी शुरू कर दे। हमने कैटलिस्ट इस सेंस में डाला है कि केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी जाए, कैटलिस्ट टेक ओवर कर दे, कैटलिस्ट मास्टर बन जाए उस सारे रिएक्शन का, हर चीज़ अपनी निगरानी में करे। सो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, अपना टेक ओवर कर लेता है, उस पूरे रिएक्शन का मालिक बन जाता है, अपनी निगरानी अपनी सुपरविजन में सारे मामलात को देखता है। सो एंजाइम्स को अभी हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स आर द प्रोटीन दैट एक्ट एज द कैटलिस्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायो मीन लिविंग, जानदार, केमिकल मीन केमिकल रिएक्शन जो कि केमिकल कंपाउंड्स की मदद से हो रहे होते हैं। एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट वन एंड द सेम थिंग, लेकिन टर्मिनोलॉजी समटाइम वहाँ पे कुछ इस्तेमाल हुई होती है, कहीं पे कुछ इस्तेमाल हो रही होती है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये 2 स्लाइड्स अलग बनाई थी। चीज़ एक है, मकसद एक है, काम कैसे करते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया। एक नई टर्म है फाइटो एंजाइम्स। हमने देखा बायोकेमिकल, बायो लिविंग, लिविंग में 2 चीज़ें आती हैं, ह्यूमंस भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं और प्लांट्स भी आते हैं। हम प्लांट्स चूँकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में अमल लेते हैं, ऑक्सीजन पैदा करते हैं, इनमें ग्रोथ होती है, इनमें सेक्सुअल फंक्शंस जो होते हैं, लिहाजा हम इन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे एस्पेक्ट की वजह से काउंट करते हैं। फाइटो मीन प्लांट्स। फाइटो एंजाइम्स आर ए पावरफुल, बहुत तगड़े, ताकत वाले, ऑल नेचुरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज। सो फाइटो एंजाइम ऐसे एंजाइम्स जो कि पावरफुल होते हैं और नेचुरल होते हैं। नेचुरल इसलिए कि इनका सोर्स फाइटो है, प्लांट्स है, हमने इनको प्लांट से हासिल किया हुआ है। दैट हेल्प टू प्रमोट प्रॉपर डाइजेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स द बॉडी नीड्स टू स्टे हेल्दी। जिस्म को हेल्दी रहने के लिए बहुत सारी ऐसे केमिकल्स, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे एंजाइम्स चाहिए होते हैं कि ताकि अपना नॉर्मल वर्क लाइफ बैलेंस, अपने प्रोसीजर्स, अपने प्रोसेसेस, अपने केमिकल रिएक्शन स्मूथ लाइन अगर लेके चलना हो तो उन्हें फाइटो एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। और फाइटो एंजाइम्स क्या हुए, ये वो होते हैं जो कि हम प्लांट सोर्स से हासिल करते हैं। बच्चों, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ये क्या होते हैं? केमिस्ट्री में या फार्माकोग्नोजी में या अपनी मेडिकल साइंस में हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली एनी केमिकल कंपाउंड, ये कोई सा भी केमिकल कंपाउंड हो सकता है, दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग है। जब आपने बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ी थी, आपने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे, आपने लिपिड्स पढ़े थे, हमने जगह जगह कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग, या आप दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो आप उसमें ये कॉम्बिनेशन कार्बन का भी, हाइड्रोजन का भी और बाद जगह पे ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशंस भी आप देख रहे हैं, उनके फार्मूलेशन देख रहे हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर जनरली ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड मौजूद हो, उसे हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ड्यू टू कार्बन्स एबिलिटी टू कैटिनेट, millions of the organic compounds are known। कार्बन की वो एबिलिटी जिससे वो अपनी बॉन्डिंग डेवलप करता है मुख्तलिफ नई नई चीज़ों के साथ, नए नए एटम्स के साथ। मिलियंस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन। जितने ज़्यादा केमिकल्स के साथ, जितने ज़्यादा मुख्तलिफ एटम्स के साथ ये अपने बॉन्डिंग डेवलप करेगा, अपने रिलेशन डेवलप करेगा, अपनी फॉर्मेशन डेवलप करेगा, तो
जितने लाखों के हिसाब से मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, जिन पर स्टडीज़ हो चुकी है, जो हमारे नॉलेज में है, जो हमारे साइंटिस्ट, हमारे रिसर्चर्स हमारे सामने लेकर आ चुके हैं। द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज़, रिएक्शंस and the synthesis of the organic compound comprises the discipline known as organic chemistry। और ये इतना डाइवर्स सब्जेक्ट है कि जिसको हम एक डेफिनेशन में 4-5 लाइनों में हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की हद तक ले सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतना डाइवर्स टॉपिक है, इतना वसी, इतना मुतनव टॉपिक है, इतने मुख्तलिफ नज़रियात और इतने मुख्तलिफ प्रैक्टिकल सामने लेके आया हुआ है कि इसका पूरा एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट बनता है जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कहते हैं। बच्चों, ये टर्मिनोलॉजी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिकल जगह जगह रिपीट होगी, तो इसलिए हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग पर मुश्तमिल होते हैं। इसमें चूँकि कार्बन के पास एक कैपेसिटी है मुख्तलिफ अपनी वैलेंसी के हिसाब से मुख्तलिफ बॉन्ड्स डेवलप करने, ये जितने ज़्यादा एटम्स के साथ, मुख्तलिफ एटम्स के साथ अपनी कैपेसिटी डेवलप करेगा, अपना लिंक, अपनी एफिलिएशन डेवलप करेगा, उस हिसाब से नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स बढ़ जाते हैं और अब तक लाखों कंपाउंड जो है वो सामने आ चुके हैं, बन चुके हैं। और इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखना, मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस को देखना और इनके रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना, फिर अगेन उनकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखना, ये इतना बड़ा एक डिसिप्लिन, एक सब्जेक्ट बनता है जिसको बाकायदा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया गया है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अब जब हमने जगह जगह ऑर्गेनिक सब्सटेंस की हमने डेफिनेशन देखी तो अब हमें मालूम होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हम किसे कहते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कंपाउंड सिंपल मॉलिक्यूल्स दैट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 1 or 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ना हम बहुत सादा कंपाउंड भी कह सकते हैं, जो सिर्फ 2 मुख्तलिफ एलिमेंट्स से, भले वो एक हो तो वो सबसे सिंपल हो जाएगा, अगर उसमें 2 मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिले हुए हैं तो वो हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो देखें, इसमें छोटी छोटी सी सादा सी एग्जांपल्स है। एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट्स ऑल, दिस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है जी बच्चों, ये सिंपल सी बात खत्म हो गई इस पर। वाटर में देखिए H2O, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1, इनका कॉम्बिनेशन, सिंबल कॉम्बिनेशन, दैट वी कॉल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। बाईमॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, अच्छा देखें, इसमें ऑक्सीजन एक ही है लेकिन इसमें 2 एटम शामिल है, ऑक्सीजन 2 की तादाद में है। सिंपलेस्ट फॉर्म वी कॉल इट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। सेम वे सोडियम क्लोराइड, एक सोडियम एलिमेंट है, एक क्लोराइड का एलिमेंट है, जब ये दोनों आपस में मिले सिंपल सा एक कंपाउंड बन गया। जब सिंपल सा एक कंपाउंड बन गया तो हमने इसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का नाम दिया। अब आपको अच्छे तरीके से डिफरेंस समझ आ गया होगा कि हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और बहुत सारे पेचीदा कंपाउंड्स बन जाएं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाएंगे। जिसमें 1 या 2 सादा से 2 एलिमेंट आपस में मिल जाए तो हम उन्हें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का नाम देते हैं। सबस्ट्रेट, हल्का सा थोड़ा सा हमने इस टॉपिक को छेड़ा था कि सबस्ट्रेट हम किसे कहते हैं, लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन की सूरत में हम इसे देख लेते हैं, और वो ये है कि फार्माकोग्नोजी में, बायोकेमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में और फार्माकोलॉजी में जब हम एंजाइम्स को पढ़ रहे होते हैं तो द सबस्ट्रेट इज़ अ मॉलिक्यूल अपॉन विच एन एंजाइम एक्ट। ऐसी चीज़, ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर एंजाइम काम कर रहे होते हैं। एंजाइम्स कैटलाइज केमिकल रिएक्शन, कैटलाइज मीन उसको बढ़ावा देना, उसके रेट को कंट्रोल करना, केमिकल रिएक्शन के उसके फ्लो को कंट्रोल करना, अगर कोई बीच में रुकावट आ रही है उसको दूर करना, उसका मालिक बन जाना, उसकी सुपरविजन सारी अपने हाथ में ले लेना, यानी कि ए से लेकर उसको आखिरी जेड तक लेके जाने का काम जो है वो एंजाइम का काम होता है। एंजाइम सबस्ट्रेट पे काम कर रहा होता है। हमने इसमें मुख्तसर सा देख लिया था कि एक लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है। इन द केस ऑफ अ सिंगल सबस्ट्रेट, अगर सबस्ट्रेट एक है
द सबस्ट्रेट बॉन्ड विद द एंजाइम एक्टिव साइट। एंजाइम की अपनी मुख्तलिफ साइट्स होती है, एक्टिव साइट्स, जिनके ऊपर जाकर सबस्ट्रेट अपना कॉम्बिनेशन बनाता है। जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो रिएक्शन के बाकी स्टेप्स बड़े इजीली कवर होना शुरू हो जाते हैं और इस कॉम्प्लेक्स को हम नाम देते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों, हमने क्या देखा अभी तक? हमने देखा सबस्ट्रेट क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उनकी फार्मूलेशन क्या होती है, हमने ऑर्गेनिक सब्सटेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने फाइटो एंजाइम्स भी देखे थे, हमने कैटलिस्ट देखा था, हमने एंजाइम्स देखे थे और हमने ये देखा था कि ये चीज़ें आपस में किस हद तक इंटर रिलेटेड है, इनका एक दूसरे के बगैर गुजारा होना नामुमकिन है। नॉट पॉसिबल टू प्रोसीड एनी रिएक्शन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एंजाइम्स, कोएंजाइम, सबस्ट्रेट और इनका आपस में जो लिंक होगा। और इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कहाँ होते हैं, हमने अभी इनकी डेफिनेशन देख ली और मज़ीद इनकी डिटेल जो है वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। बच्चों हम डिफरेंस देख लेते हैं। अच्छा, ये एक आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है सिवाय चंद एक छोटी छोटी चीज़ के। अगर ये चंद एक डिफरेंसेस निकाल दिए जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एंजाइम और कैटलिस्ट एक ही चीज़ है। लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ये MCQs में भी शुमार होता है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी शुमार होता है, आपके जनरल नॉलेज में भी शुमार होता है और जब आप लोगों के वाइवे हो रहे होते हैं तो आपके एग्जामिनर ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अहमियत इसकी है, चंद एक 3 या 4 छोटे छोटे निगलिजिबल ना होने के बराबर लेकिन बहरहाल डिफरेंसेस मौजूद है। ये क्या होते हैं, इनको अच्छे तरीके से आप रिव्यू कीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। बच्चों अब हम देख रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन द एंजाइम एंड द कैटलिस्ट। हमने इनको बहुत डिटेल से पहले देख लिया। कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस दैट इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बट रिमेन अनचेंज्ड। अपने अंदर तब्दीली वाकई नहीं होने देते हैं, लेकिन रिएक्शन के रेट को बढ़ाना हो या कम करना हो कैटलिस्ट वहाँ काम कर रहा होता है। अच्छा, वर्सेस देखिए एंजाइम्स के। एंजाइम्स एक प्रोटीन है, यानी एंजाइम्स की स्पेशलिटी है कि ये प्रोटीन ही होती है। दैट इंक्रीज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कन्वर्टिंग सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। ये भी सबस्ट्रेट के साथ मिलकर रेट, केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाकर प्रोडक्ट में चेंज कर रहा होता है। तो हमने ये देखा कि इसमें इंक्रीज और डिक्रीज है, एंजाइम जो है वो इंक्रीज कर रहे होते हैं। मज़ाहिर ना होने के बराबर एक फ़र्क है लेकिन नोटेबल फ़र्क है। कैटलिस्ट होते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स, लेकिन एंजाइम्स समटाइम, मोस्ट प्रोबेबली, ज़्यादातर, अक्सर औकात, नॉट समटाइम बट अक्सर औकात, ये हाई मॉलिक्यूलर वेट, इनका वज़न ज़्यादा होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, वज़न इनका ज़्यादा होता है। कैटलिस्ट आमतौर पे लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। ये एक मामूली सा फ़र्क बहरहाल मौजूद है। एंजाइम्स कैटलिस्ट्स में 2 टाइप्स होती हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट हम बोलते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। जबकि हम एंजाइम्स में देखें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, एक एक्टिवेशन एंजाइम्स होते हैं और एक इनहिबिटरी एंजाइम्स होते हैं। एक्टिवेशन कहते हैं एक्टिवेट करना। तो एंजाइम की वो टाइप जो रिएक्शन की या दूसरे एंजाइम्स की या अपनी इटसेल्फ एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दे तो वो एक्टिवेशन एंजाइम्स होंगे, या जिस जगह मुनासिब समझें वहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी को अल्टर कर दें, चेंज कर दें ज़रूरत के लिहाज से, तो हम उसे इनहिबिटरी एंजाइम्स भी कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी हमने देखा था कैटलिस्ट में भी मौजूद होती है, जब भी हमने उनको पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी बढ़ा देना तो पॉजिटिव होगा और कम कर देना नेगेटिव कैटलिस्ट होगा। टर्मिनोलॉजी का फ़र्क है। फ़र्क इनमें मेन हमने देखा था कि मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस होता है। इसमें भी मॉलिक्यूल एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जबकि कैटलिस्ट रेट को जब बढ़ाएंगे तो हम उन्हें पॉजिटिव कैटलिस्ट खिलाएंगे और कहेंगे, और जब वो रेट को, फ्लो को, रिएक्शन की जो चेंज चल रही है उसको थोड़ा सा डिक्रीज़ करेंगे तो हम उन्हें नेगेटिव कैटलिस्ट खिलाएंगे। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए है,
हमें इसका मामूली सा माइन्यूट से ये एक दो जो फ़र्क है हमें नोट लाजमी करने हैं, ताकि किसी भी किस्म के क्वेश्चन की सूरत में, शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में हमें कम से कम इतना मालूम हो कि कैटलिस्ट की डेफिनेशन, एंजाइम की डेफिनेशन, इनका मॉलिक्यूलर वेट, इनका मॉलिक्यूलर वेट, एंजाइम्स का एक्टिवेशन एनर्जी से क्या ताल्लुक है, इनहिबिटरी एनर्जी से क्या ताल्लुक है, इनको पॉजिटिव क्यों कहते हैं, इनको नेगेटिव क्यों कहते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। अमूमन कैटलिस्ट आर सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कैटलिस्ट सादा स्ट्रक्चर कैरी करते हैं। इनऑर्गेनिक किसे कहते हैं, हमने लास्ट स्लाइड में बहुत डिटेल से देखा है इसको। एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स। एंजाइम डेफिनेटली एक ऐसा प्रोटीन है जिसका स्ट्रक्चर बहरहाल कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कहलाते हैं, ये ऑर्गेनिक कैटलिस्ट कहलाते हैं, बायो कैटलिस्ट भी कहलाते हैं, क्योंकि ये जानदार का जो जिस्म है ये उसमें, चाहे वो एनिमल बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उनमें काम कर रहे होते हैं। रिएक्शन रेट्स टिपिकली स्लोअर। आम तौर पे जो ऑब्ज़र्व किया गया है कि कैटलिस्ट में जो रिएक्शन के रेट्स होते हैं वो स्लो होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा स्लो हो, लेकिन आम ऑब्जर्वेशन ये है कि ये स्लोअर प्रोसेसेस में रोल प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े तो ये पॉजिटिव हो जाते हैं, फ्लो बढ़ा भी सकते हैं, कैपेसिटी ज़रूर रखते हैं बढ़ाने की, कम करने की, लेकिन आम तौर पे स्लो रिएक्शंस में इनका अमल दखल होता है। तो रिएक्शन रेट्स सेवरल टाइम्स फास्टर। अब ये एक डिफरेंस आ गया कि एंजाइम्स आम तौर पे उन केमिकल रिएक्शंस पे काम कर रहे होते हैं जिनका रिएक्शन रेट फास्टर होता है, और कैटलिस्ट उन जगहों पे काम कर रहे होते हैं जहाँ आम तौर पे रिएक्शन रेट स्लो होता है। अगेन बज़ाहिर कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक ऑब्जर्वेटिव डिफरेंस ज़रूर है। बच्चों हम चलते हैं अब अपने क्लोजिंग स्लाइड की तरफ। जब हम देख रहे हैं कि कैटलिस्ट और एंजाइम्स में अगर कोई बुनियादी फ़र्क है तो वो क्या क्या हो सकता है। कैटलिस्ट दे आर नॉट स्पेसिफिक, मखसूस नहीं होते, एंड देयरफॉर एंड अप प्रोड्यूसिंग रेजिड्यू विद द एरर। कैटलिस्ट में आम तौर पे बहुत कम, रेयर ना होने के बराबर, लेकिन बहरहाल देखा गया है कि इनका जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है, इनका जो आप हासिल वसूल करना चाह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर का चांस मुमकिन तौर पे हो सकता है। होता आम तौर पे नहीं है, लेकिन बहरहाल चांस ज़रूर होता है कि ये प्रॉब्लम रह जाएगा। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक प्रोडक्ट। एंजाइम डेफिनेटली चूँकि एक हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन है, अपने एक्शन में, अपने मकासद में, अपने सीक्वेंसिंग में, अपने ऑब्जेक्टिव्स में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। इसको बिल्कुल क्लियर आइडिया होता है कि मैंने किस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है, मेरा सबस्ट्रेट कौन सा है, मेरा लॉक कौन सा है, मेरी चाबी कौन सी है, मैंने रेट को फास्टर ले जाते हुए गुड रेजिड्यूज यानी गुड रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं। कॉम्बिनेशन देखें, इसमें कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू हाइड्रोजन एब्सेंट होता है आम तौर पे। इसमें कार्बन टू कार्बन एंड कार्बन टू हाइड्रोजन मौजूद होते हैं कॉमनली आम तौर पे। कैटलिस्ट की हम छोटी सी एग्जांपल देते हैं। कैटलिस्ट हम आम तौर पे अपने केमिकल रिएक्शंस में, लैब्स में भी यूज़ कर रहे होते हैं, और हम अपने प्रैक्टिकल्स में देखेंगे जहाँ पे हमें एक रिएक्शन को प्रोसीड करना है तो उस रिएक्शन का पार्टिकुलर कैटलिस्ट हम ऐड करके देख लेंगे कि उसका रिएक्शन पे कैसे असर हुआ। तो वेनेडियम ऑक्साइड एक जनरल एग्जांपल है कैटलिस्ट की। वर्सेस एंजाइम्स में हम देखते हैं ये नेचुरल एंजाइम्स है। लाइपेज एक नेचुरल एंजाइम है, एमाइलेज एक नेचुरल एंजाइम्स है। ये प्रोटीन्स की, एमाइलेज, लाइपेज प्रोटीन्स की कैटेगरी में आते हैं, हाई मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। और जब हम इन्हें एंजाइम का नाम देते हैं तो एज का लफ्ज़ बीच में आ जाता है, यानी ये एंजाइम बन गया। जैसे आपने डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम भी देखे थे कार्बोहाइड्रेट्स के साइकिल्स में, और इसी तरह आपने बहुत सारे एंजाइम भी देखे थे जिनके आखिर में एज का लफ्ज़ आता है, तो ये एंजाइम्स की शक्ल बन जाते हैं। तो एमाइलेज एंजाइम भी होता है और लाइपेज एंजाइम भी होते हैं। सिमिलरिटीज़, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की वो एनर्जी, अगर वो खुद से एक्टिव हो जाए तो एंजाइम को मॉनिटर करना पड़ता है।
रिएक्शन की वो एनर्जी जो खुद से एक्टिवेट हो, यानी कि एनर्जी रिएक्शन की अपनी भी मौजूद होती है, उसको सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, एक मास्टर बन के प्रोग्राम को रन करना कैटलिस्ट का, एंजाइम का काम होता है। बिल्कुल माइनर से डिफरेंसेस हैं, जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं। एक ही दफ़ा गो थ्रू जब आप इसको करेंगे तो आपको एक याद हो जाएगा कि बज़ाहिर इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की हद तक, कॉन्सेप्ट की हद तक जो 2-4 हमने डिफरेंसेस देखे वो शुड बी नोटेड डाउन, हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज हमने बार बार देखनी है कि कैटलिस्ट और एंजाइम्स, और किस रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट, किस रिएक्शन में कौन सा एंजाइम्स, और किस जगह पे ये दोनों टर्मिनोलॉजीज आपको ऐसे मिलेगी जैसे वन एंड द सेम थिंग है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है, लेकिन बहरहाल एक माइनर से डिफरेंस इसमें मौजूद है। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज का जनरल सा टॉपिक, आज का सिंपल सा टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आगे मज़ीद इसकी डिटेल्स हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, अल्लाह हाफिज़।